तो उसके नाम तो उसमें अपन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अब यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म करके एक हेडिंग दिख रहा होगा आपको। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि हम अपनी फर्म को प्रॉपरली कैसे रजिस्टर्ड करवाएंगे। जब आप आपकी फर्म को प्रॉपरली रजिस्टर्ड कराने के लिए जाते हो, तो जैसे कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए आरओसी के पास ले जाया जाता है, वैसे ही फर्म को रजिस्ट्रेशन के लिए किसके पास ले जाया जाएगा? आरओएफ के पास, ठीक है। तो वहां पे साइड में लिख लेना कि रजिस्ट्रेशन आरओएफ करता है, रजिस्ट्रार्ड ऑफ फर्म करता है। effected any time sending by post or delivering to the registrar of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated, a statement in prescribed form। एक स्टेटमेंट आपको आरओएफ के पास भेजना पड़ेगा आपके एरिया के। उसको कौन से फॉर्म में भेजना पड़ेगा? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म का मतलब समझे, एक प्रॉपर फॉर्म होगा, ठीक है। उसमें फर्म का क्या होगा? नाम होगा, प्लेस होगा, एड्रेस, फिर उसके बाद में फर्म कौन सा बिजनेस करती है, उसके पार्टनर का नाम क्या है, परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर क्या और फर्म का ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीजें या कंटेंट लिखे होंगे। अब एग्जाम में एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि रजिस्टर्ड ऑफ फर्म के डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीजें आपको फिल करनी पड़ती है। तो आपको लिखना पड़ेगा फर्म का नाम, पार्टनर्स का नाम, उसका एड्रेस, वो क्या काम करता है, ये सब आपको डालने पड़ेंगे। द स्टेटमेंट शेल बी साइंड बाय ऑल पार्टनर, या उसका एजेंट भी उस पर साइन कर सकता है। तो अंडरलाइन करने वाली बात क्या है कि या तो पार्टनर साइन करेंगे या उसका एजेंट भी साइन कर सकता है। अ फर्म नेम शेल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आप ये सारे वर्ड्स जो है ना वो नहीं लिख सकते। कैसे पता लगा सकते हैं? ड्यूरेशन आपको लिखनी है। जैसे आपने बोला कि 2025 से 2027 तक ही हम फर्म चलाएंगे, तो आपकी जो फर्म है वो कौन सी वाली हो जाएगी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे ही 2027 खत्म हुआ आपकी फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाए। तो ड्यूरेशन आपको लिखना है तो लिखो। अगर आपको पर्टिकुलर पार्टनरशिप या ड्यूरेशन वाली फिक्स्ड पार्टनरशिप नहीं बनानी तो आप ड्यूरेशन मत लिखो, ठीक है। पार्टनरशिप एट व्हील मतलब क्या होता है? ऐसी पार्टनरशिप जो अपना कभी भी इच्छा से बिजनेस क्लोज कर सकती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? जो एक ड्यूरेशन के लिए बनती है। जैसे ड्यूरेशन खत्म पार्टनरशिप भी खत्म, इसे सेक्शन 8 वाली पार्टनरशिप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यूरेशन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ये सारे नाम आप नहीं लिखोगे। कौन कौन से? किंग। अब सोचो किसी फर्म का नाम हो किंग एंड एसोसिएट, तो आपको क्या लगेगा कि राजा महाराजा के टाइम की फर्म है। तो ऐसे नाम पर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या लगा रखी है? रिस्ट्रिक्शन। इसे बिल्कुल हटा दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ऐसे सारी चीजों पर फर्म ने क्या लगा रखा है? आपको अगर ये सारे नाम रखने तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेकर आनी पड़ेगी। तो साइड में लिख लो कि अगर आपको क्राउन, क्वीन, इंपीरियल, इंटरनेशनल ऐसे वर्ड्स अपनी फर्म के नाम में लिखना है। अच्छा लगेगा क्या ऐसे नाम लिखना? नहीं। और ऐसे नाम लिखना आपकी इच्छा ही है तो किससे परमिशन लेकर आओ? स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट आपको परमिशन देगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। फिर रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 59। When the registrard is satisfied that the provision of the section 58 is duly complied with, he shall record an entry of statement in the registrard, call the registrard of firm and shall file the statement। समझ में आ गई बात? उसको जैसे ही पता पड़ेगा ये स्टेटमेंट क्या कर देगा? फाइल कर देगा। देन ही शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाउएवर रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू बी कंप्लीट से अंडरलाइन करना। As soon as application in the prescribed form with prescribed fees and necessary detail concerning the particular of partnership is delivered to the registrar। जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी, चाहे उन्होंने उसको फाइल किया हो या नहीं किया हो, उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा। मेन चीज याद करने की क्या? देखो क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू बी कंप्लीटेड। डीम्ड टू बी completed as soon as an application in the prescribed form with prescribed fees and necessary detail concerning the particular of partnership is delivered to the registrar। उसी दिन उसको deemed to be मान लेंगे, भले रिकॉर्डिंग अभी रजिस्टर में हुई हो या नहीं। ये मेन चीजें याद रखने वाली। फिर रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो बी इफेक्टेड इवन आफ्टर सूट have been filed by the firm, but in that case it is necessary to withdraw the suit first and get the firm registered and then file fresh suit। आपको किसी पर केस करना है, सुनना ध्यान से। एक फर्म हो आप और आपको किसी पर, तो भाई केस करने के लिए जरूरी कि आपका लीगल एग्जिस्टेंस हो। अब आपने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड ही नहीं करा रखा है,
तो नहीं कर सकते। तो आप केस नहीं कर सकते हो। तो केस करने के लिए पहले क्या कराओगे खुद को? रजिस्टर। ट्रिपल स्टार केस लॉ आता है इस 2 लाइन के ऊपर। ABC एंड एसोसिएट एक फर्म थी, उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा था। ही वॉन्ट्स टू sue ऑन आउटसाइडर पार्टी। What will be the procedure for suing the outsider party according to Partnership Act 1932? तो आपको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर उस फर्म को अपने आप को पहले क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर्ड। क्लियर हुआ? बहुत ही इजी पॉइंट है। फिर लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, सेक्शन 59A। और अगर उसने बाद में रजिस्ट्रेशन कर रहा तो फिर केस तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि अब तक तो था ही नहीं। अरे तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद केस करो ना। मान लो आपका किसी आउटसाइडर जेड से झगड़ा हो गया, तीनों पार्टनर की कंसेंट है कि यार उस पर केस कर देते हैं। तो एक समझदार पार्टनर ने बोला अरे केस कैसे कर सकते हैं? तो बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले अपनी फर्म तो रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया समझदार पार्टनर ने कि एक काम करते हैं, अभी जेड को कुछ बोलो मत, पहले चुपचाप जाके अपनी फर्म को क्या करा लेते हैं? रजिस्टर्ड, और फिर जाकर और केस कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? डिस्प्यूटेड मैटर थोड़ा ना खत्म हुआ है, वो तो चल ही रहा है। कल तक डिस्प्यूटेड मैटर था, ऐसा तो ही नहीं कि आज सुलझ जाएगा। समझ में आ रही बात? मान लो मेरा कल तक झगड़ा हो, तो क्या एक रात में झगड़ा सुलझ जाएगा? मेरे को केस करने की इच्छा है, तो मैं क्या करूंगी? पहले फर्म को रजिस्टर्ड। हाँ, तो वो लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप जैसे रजिस्ट्रेशन करवाने आए तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपका झगड़ा हुआ था, पहले मैटर था, अब यहाँ अब की करवाने के बाद जो मैटर होंगे वो हम देखेंगे, इसके पहले वाला नहीं देखेंगे। नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको झगड़ा सुलझाने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन कराने के पहले झगड़ा कर रहे हो बाद में। आपको कोई सा भी केस, चाहे पहले का केस फाइल करना है बाद का, आपकी फर्म को आपको क्या करना है? रजिस्टर्ड। 10 साल पहले का केस भी उठाना है तो आपकी फर्म क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड। ये रिक्वायरमेंट नहीं कि आज से रजिस्टर्ड हुई है तो आज के बाद के झगड़े एंटरटेन किए जाएंगे। क्लियर कट लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आप अपनी फर्म को क्या करा लो? रजिस्टर्ड, और फिर फ्रेश सूट फाइल करो। भले ही केस पुराना हो लेकिन अब फाइल करो। ठीक है? लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी। इफ द स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फर्म इज नॉट सेंट और डिलीवर्ड टू द रजिस्टर्ड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1A of section 58, then the firm may be registered on payment to the registrar a penalty of 100 rupees per year। देखो कौन से जमाने की बात हो रही है। आपकी फर्म रजिस्ट्रेशन में लेट हो गई, कुछ मत करो, 100 रुपये पर ईयर की पेनल्टी फाइल कर दो। 100 रुपये पर ईयर। सोचो आजकल 100 रुपये में क्या होता है? 1 साल की पेनल्टी कितनी लगा रहे हैं? 100 रुपये, क्योंकि आज का लॉ नहीं है। कब का है? 1932, मतलब ब्रिटिशर्स आए थे उसके भी बहुत पहले का। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन मोस्ट टाइम पे। आपकी फर्म अगर नॉन रजिस्टर्ड है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे? भाई पहली बात, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर केस नहीं कर सकता है, बहुत ही बढ़िया लॉ है, केस मत करो। आउटसाइडर फर्म पर केस कर सकता है पर आप आउटसाइडर पर केस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका फर्म का एग्जिस्टेंस ही नहीं। आउटसाइडर आप पर केस कर देगा। मतलब जेड चाहे तो आप पर केस कर सकता है एबीसी पर एबीसी में कोई समझदार पार्टनर बी ने बोला कि चलो केस करते, तो फिर दूसरा पार्टनर क्या बोलेगा? वेरी गुड, पहले अपनी फर्म को क्या करा लो? रजिस्टर्ड। बहुत ही सिंपल लॉ है। ठीक है, समझ में आ गया? कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं? अरे भाई पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, 2 होने चाहिए। ठंड लगवा देते हो तुम मेरे को अचानक से। 2 मिनिमम और एक मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464। मैं नहीं आती हूँ तब तक तुम लोगों को ये प्रवचन रिवाइज करने चाहिए ना, है ना? चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। तो एक पार्टनर, हाँ, अगर हम केस नहीं कर पा रहे हैं जेड पे, तो हमारा ऑन पेपर एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, तो अगर जेड हम पे केस कर रहा है तो भी तो मतलब माना जाएगा कि हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है पेपर। हाँ, आपका नहीं है पर जेड का तो है ना। केस फाइल करने वाले का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और जिस पर फाइल कर रहे हो, इसमें क्लियर कट लिखा है लॉ में कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है भी तो भी आउटसाइडर आप पर केस कर सकता है। तो लॉ ने ही लिख दिया है कि नॉन एग्जिस्टेंस वाली फर्म पर बाहर। देखो अगर ऐसा लॉ नहीं बनाते तो क्या गड़बड़ हो जाती?
बाहर वाले आपके साथ कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करते, इस डर के मारे कि कभी पैसा नहीं मिला तो केस तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फर्म तो क्या है, नॉन रजिस्टर्ड। इस तरीके से वो वाली फर्म्स तो बिजनेस से बाहर ही हो जाती जो क्या होती, नॉन रजिस्टर्ड होती। तो यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो नो सूट इन सिविल कोर्ट बाय द फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी। आप थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर पाओगे। नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम। एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से क्लेम सेट ऑफ करना है। क्लेम सेट ऑफ करना है मतलब जो भी उसका क्लेम बन रहा है वो सेट ऑफ करना है। अब आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप केस तो कर नहीं पाओगे, ऊपर से आप 100 रुपए से ज्यादा का क्लेम सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही बात। आउटसाइड द कोर्ट आपने सामने वाले व्यक्ति से बोला कि चलो अपन आपस में मिलके सेटलमेंट कर लेते, एक दूसरे को पैसे दे देते हैं और ले लेते हैं। वो क्लेम का अमाउंट था 1 करोड़, तो कर सकते हो नहीं, क्योंकि आपकी फर्म को क्या होना पड़ेगा पहले, रजिस्टर्ड, क्योंकि 100 रुपए से ज्यादा का क्लेम सेट ऑफ करने के लिए योर फर्म गेटिंग द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। अब देखो 100 रुपए क्यों राशि रखी, ताकि सेटलमेंट अगर करना चाहते हो तो अपनी फर्म को पहले जाकर क्या करवा लो, रजिस्टर्ड। थर्ड पार्टी कैन sue द फर्म। थर्ड पार्टी आप पर केस कर सकती है। अग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर केस नहीं कर सकता है। एक्सेप्शन बहुत आते हैं एग्जाम में, उनके फेवरेट है। पहले बताओ कि नॉन रजिस्ट्रेशन है तो क्या क्या नहीं हो पाएगा। थर्ड पार्टी आप पर केस कर सकती है। आप थर्ड पार्टी पर केस, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर केस नहीं कर सकता। 100 रुपए से ज्यादा का क्लेम सेट ऑफ, तो भाई इतनी दिक्कत है तो क्या जा रहा है, रजिस्टर्ड करवा लो ना। समझ में आ रही बात। एक्सेप्शन क्या है भाई, हमको नहीं करवाना रजिस्ट्रेशन, हम अड़ियल लोग हैं, नॉन रजिस्टर्ड फर्म है, तो भी आप केस कर सकोगे इन केसेस में जो आप बताए जा रहे हैं। एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ो कुशाग्र। The right of third parties to sue the firm or any partner। बताया ना, थर्ड पार्टी तो केस कर पाएगी ना, तो ये तो एक्सेप्शन में आ गया। इनने ही लिख दिया है तो अपने को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। हालांकि ये गलत है, जैसा कि निहारिका ने डाउट पूछा कि मैडम अपना तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो अपन क्या करें, प्रवचन। फिर भी उनने लिख दिया तो अपने को मानना, अपने को क्या, अपन लॉ लिखने वाले हैं क्या, नहीं। शाबाश, ये अच्छा बता दिया। द राइट ऑफ पार्टनर टू sue फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ डिसॉल्व फर्म और रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व फर्म। अब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, अकाउंट सेटल करना है, तो बताओ जब फर्म डिसॉल्व ही हो रही है तो अपना पैसा मांगोगे कि नहीं, क्यों, जब कैपिटल लगाई तो बाद में मिलेगी भी सही। तो वो बोल रहे कि यार आप अकाउंट्स नहीं देख सकते हो, केस नहीं कर सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन पढ़ो। एक्सेप्शन में लिखा है कि भाई अकाउंट्स का हिसाब किताब डिसोल्यूशन के टाइम पर होगा अगर तुम हमें पूरे पैसे नहीं दे रहे। ठीक है, जैसे मान लो कि दीपक सर में पार्टनर है और टिब्रवाल प्रोफेशनल एकेडमी का डिसोल्यूशन हो रहा है और फर्म का हिसाब किताब हो रहा है, मुझे लग रहा है कि सर मेरे पेमेंट में कहीं ना कहीं, ये समझ में आता है देखो बहुत जल्दी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में मैं केस कर सकूंगी कि फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व। द पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी रिसीवर ऑफ द कोर्ट टू रिलाइज और रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर टू ब्रिंग इन एक्शन। मतलब अगर ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल असाइनी किसको बोलते हैं, कोर्ट से जो अपॉइंट होता है उसे ऑफिशियल असाइनी बोलते हैं, और वो तभी अपॉइंट होगा जब कुशाग्र नाम का व्यक्ति पार्टनर हो और उसका दिवाला निकल जाए। तो किसको अपॉइंट करके गया ये अपने, ऑफिशियल असाइनी। ठीक है, देखो एक बार जिंदगी में ध्यान रखना, लॉ पढ़ रहे हो तो भाई लिखता जाओ, बासे लिखने से काम नहीं चलेगा, है ना, लिखते जाओ। इसमें जब आप ऑफिशियल असाइनी तो आपको अपॉइंट किसने करा है, कोर्ट। सपोज दीपक सर का दिवाला निकल जाता है और उनको क्या करना है, एक ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट करना है, तो उनकी सारी एसेट्स को बेचा जाएगा और उसमें से क्या करा जाएगा, लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। तो ऐसे तो कोर्ट ने बोला कि कोई भी अपने एसेट्स छुपा लेगा और लोगों को पैसा ही नहीं देगा, तो कोर्ट ने क्या बोला कि तुम रहने दो, हम अपॉइंट करते हैं।
तो असाइनी, ऑफिशियल असाइनी एक ही केस में अपॉइंट होता है, इंसॉल्वेंसी। डेथ के केस में कौन अपॉइंट होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और इंसॉल्वेंसी के केस में कौन अपॉइंट होता है? ऑफिशियल असाइनी। तो दीपक सर को बोलेंगे आप तो बैठ जाओ साइड में, आपकी जगह में एक बंदा अपॉइंट करेंगे और वो बंदा सारी चीजें निपटाएगा, हमको आप पे भरोसा नहीं। तो ऑफिशियल असाइनी कौन होता है? जो इंसॉल्वेंट पर्सन की जगह कोर्ट से अपॉइंट होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा और बहुत पुण्य का काम करा है, नहीं तो क्या होता है ना, सारे पैसे खत्म हो जाते। राइट टू स्यू क्लेम ऑफ सेट ऑफ 100, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया, एक्सेप्शन। द राइट टू सूट इन प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव हियर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर अकाउंट्स ऑफ द फर्म और रिलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड आ गया। अब देखो तुम्हारा दिमाग आज सुबह सुबह कितना तेज चल रहा है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब डेथ हुई। अब डेथ हुई तो वो व्यक्ति को भगवान फिर से नीचे तो भेजेगा नहीं कि जाओ अपने अकाउंट सेटल करने के बाद फिर से आ जाना। तो किसको अपॉइंट कर दिया उसके? अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को गड़बड़ लग रही है यार, तो अकाउंट्स देखेगा कि नहीं और केस करेगा कि नहीं, भले ही फर्म क्या हो, अनरजिस्टर्ड। भाई थोड़ा पानी वानी ऊपर डाल ले आप, इधर चाबी पड़ी ये पानी डालने के लिए। समझ में आ रही बात? तो अभी अपन ने खत्म करा ऑफिशियल असाइनी, अभी तो अपन लीगल रिप्रेजेंटेटिव का है ना। जग गया पक्का? चाय कॉफी नहीं? चलो, एज रिगार्ड द क्वेश्चन वेदर इन केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म whose business was carried on after its dissolution by death of one partner, suit can be filed by remaining partner in respect of subsequent dealing or transaction without notifying to registered of firm the changes in constitution of firm. It was decided that remaining partner should sue in respect of such subsequent dealing or transaction even though the firm was not registered against after the dissolution and no notice of the partner was given to the registrar. Most time पे अब धीरे धीरे पढ़ते हैं, अभी एक बार रीडिंग करिए, है ना भाई। आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड थी, फर्म हो गई डिसॉल्व और कैसी थी? अनरजिस्टर्ड। अब यहां पर और बड़ी प्रॉब्लम के रीडे होगी। एज रिगार्ड द क्वेश्चन वेदर इन केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म, अगर फर्म कैसी थी? रजिस्टर्ड, अ सूट कैन बी फाइल बाय रिमेनिंग पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट डीलिंग और ट्रांजेक्शन विदाउट नोटिफाइंग टू रजिस्टर्ड ऑफ फर्म। फर्म का डिसॉल्यूशन हो गया, सब्सिक्वेंट डीलिंग मतलब क्या होता है? एक पर्सन नहीं करती। सब्सिक्वेंट डीलिंग मतलब जो फर्म के जो बाद में डीलिंग हो रही है डिसॉल्यूशन के। हाँ, सब्सिक्वेंट मतलब बाद, प्रायर मतलब पहले। अरे पेंसिल दे दो बेचारे को उसको, ये ले भाई, मेरा स्टाइलस पर चलेगा नहीं, है ना। समझ में आ रही है बात? तो सब्सिक्वेंट डीलिंग का मतलब क्या होगा कि अरे वहां से लिया बहुत सारी पड़ी रहती नहीं है। अच्छा, बाद में डिसॉल्यूशन के बाद में कोई डीलिंग हो रही, पेन से लिख ले, कुछ नहीं, मॉड्यूल अपना ही, अब कहाँ एग्जाम देनी, फिर से इसी अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे अपन। पेन से लिखेगा तो जल्दी पास होएगा। द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब देखो, सब्सिक्वेंट डीलिंग और ट्रांजेक्शन विदाउट नोटिफाइंग टू रजिस्टर्ड ऑफ फर्म। द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई एक पार्टनर की डेथ हो गई, रजिस्टर्ड फर्म थी तो केस कर ही सकती थी, कौन सी नई बात है। पर अब यहां पर क्या हुआ, एक पार्टनर की क्या हो गई? डेथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो बेसिक पार्टनरशिप का अभी तक स्ट्रक्चर था, जो ढांचा था, 3 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, तब कितने बचे? कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? तो क्या हुआ? इट वॉज डिसाइडेड, डेथ के बाद अंडरलाइन, remaining partner should sue in respect of such subsequent dealing or transaction even though the firm was not registered। अगर डेथ हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता है भले ही फर्म रजिस्टर्ड थी या नहीं थी, भाई केस तो होगा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन डेथ में भी हो सकता है, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर में भी हो सकता है, रिटायरमेंट पे भी हो सकता है, एडमिशन। भाई बेसिक ढांचा हिल रहा है क्या? अगर आंसर आता है यस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड थी या। अब एग्जाम में क्वेश्चन केस लॉ में आता है, बच्चों को दिमाग में याद ही नहीं है, जबकि मैंने 3 बार पढ़ाया कि बेटा देखो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने पर कोई फर्क, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने पर कोई फर्क,
कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, आप बिंदास केस कर सकते हो। तो सिर्फ डेथ के केस में नहीं करेंगे। नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, एग्जाम्पल है डेथ। जब तो मैंने 5 चीजें और बता दी जो नहीं लिखी हुई है वो भी। टीचर का मतलब क्या है? जो पढ़ा लिखा हुआ है वो पढ़ाना, या जो नहीं लिखा हुआ है वो नॉलेज भी देना। थैंक यू बेटा। आगे देखो, द टेस्ट अप्लाइड इन दिस केस was whether the plaintiff satisfied the only 2 requirement. The suit must be instituted by one on behalf of the firm which had been registered. The person suing had been shown as a partner in registered of firm in view of this position of law. The suit in case of BNC against X in name of and on behalf of the and company is maintainable. ठीक है, देखो अब इसमें क्या लिख रहे हैं? 2 रिक्वायरमेंट पूरी करो। एक तो आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई और आप फर्म के नाम से केस कर रहे हो तो दिक्कत ही नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि आपकी फर्म प्रॉपरली रजिस्टर्ड। दूसरा, द पर्सन सुइंग हैड बीन शोन एज अ पार्टनर। जो पार्टनर केस कर रहा है उसका नाम पार्टनर की तरह फर्म में क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए, शो होना चाहिए। मान लो एक नया पार्टनर आया और उसने अपने आप को एज अ पार्टनर रजिस्टर्ड नहीं कराया और वो केस कर रहा है तो नहीं मानेंगे। भाई तुम किस कैपेसिटी में केस करो? बोले आई एम द पार्टनर। बोले कहाँ लिखा है? तो या तो फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो पार्टनर रजिस्टर्ड होना चाहिए। नाउ इन द अबो एग्जाम्पल व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक इफ इन 2019 BNC had taken न्यू पार्टनर D? बताओ, डी को नया पार्टनर लिया है, केस करने के लिए डी को क्या बनना पड़ेगा? पार्टनर। और फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। भाई कैसे केस कर सकते हो? नहीं तो तुम तो रिटायरमेंट और डेथ के केस में मैंने क्या पढ़ा है कि आपकी फर्म नॉन रजिस्टर्ड हो तो भी आप केस कर सकते हो, पर एडमिशन में कहानी चेंज। डाउट? आपके चेहरे पे तो डाउट दिख रहा है बेटा, हजम हो गया? डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म सेक्शन 39 से 47, क्या फर्म डिसॉल्व हो सकती है? हाँ भाई, ऑब्वियस है, जो आया है उसको जाना है। तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म किस तरीके से होगा? अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले तो आप ये समझो, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब सारे पार्टनर आपस में मिलकर तय कर ले तो उसको बोलेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन अगर एक पार्टनर चला गया और 2 बचे तो उसे बोलेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। 3 नंबर का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नहीं अभी आएंगे ना बेटा, अभी तो अपन ने सेक्शन शुरू करा है। क्या कुशाग्र, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, अब the dissolution of firm means dissolution of legal relation between all the partners of the firm, but when only one or more partner retire or become incapacitated for acting as a partner due to death, insolvency, insanity मतलब क्या होता है? शाबाश, थैंक यू। लिखो वहाँ पे गजनी, आमिर खान, इंसेंट पर्सन, पागल पर्सन, जो कि सीए के अटेम्प्ट ना निकलने पर इंसान हो जाता है। द पार्टनरशिप दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सच पार्टनर एंड अदर इज डिसॉल्व बट द रेस्ट में डिसाइड टू कंटिन्यू। तो उसे क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन की फर्म का? पार्टनरशिप। फर्म तो कब डिसॉल्व होगी? जब सारे के सारे स्वाहा हो जाए। सिंपल टर्म में समझो कि जल्दी समझ में आएगा। इनकी लैंग्वेज तो 100 जन्म में नहीं आने वाली। अब देखो बेटा, आपकी रिक्वेस्ट पर इंस्टीट्यूट ने डिफरेंस के पॉइंट छाप दी 3 नंबर के लिए। पहला क्या लिखा है? इट इन्वॉल्व डिसकंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, इट डज नॉट इफेक्ट कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस, इट इन्वॉल्व ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन। पार्टनरशिप में सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब बेसिक ढांचा थोड़ा सा हिल गया है, बिजनेस तो चल रहा है।
दूसरा वाइंडिंग अप, इसमें पूरा बिजनेस वाइंड अप हो गया, इसमें नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ कोर्ट किस में आएगा? डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में, क्योंकि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो आपस में समझौता हो जाएगा। स्कोप क्या है? इट नेसेसरी इन्वॉल्व डिसॉल्व ऑफ पार्टनरशिप। जब फर्म ही डिसॉल्व हो गई तो पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली हो गई, पर पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। फाइनल कोर्स ऑफ बुक्स, क्लोजर ऑफ बुक्स, मतलब डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म हो गया तो फाइनल क्लोजर कर ही लो, अब किसका इंतजार है? पर पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने पर फाइनल क्लोजर कैसे होगा? तुमने पढ़ा है कि एक पर्सन का रिटायरमेंट हो जाता है 12th में, तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन डिसॉल्यूशन के टाइम पर हम बनाते हैं रियलाइजेशन। तो दोनों में अंतर है ना। रीवैल्यूएशन तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? टेम्परेरी बेसिस पर अकाउंट को सेट कर रहे हैं। अब सबसे बढ़िया चीज, इस यूनिट में से जितने क्वेश्चन आते हैं ना, पूरी पार्टनरशिप में कहीं से भी नहीं आते हैं। यूनिट 3 जब से मैं पढ़ा रही हूँ तब से बोल रही हूँ बहुत आईएमपी, बहुत आईएमपी। यूनिट 1 बकवास, कुछ भी पूछने लायक नहीं है वहां से, पर इसका मतलब नहीं उसको छोड़ना है। उसके अंदर से आने के क्वेश्चन के चांसेस 10% है, इधर 90% केस, कितने सारे केस बन सकते हैं। बताओ फर्म रजिस्टर्ड होगी तो क्या होगा, बताओ फर्म नॉन रजिस्टर्ड है तो क्या होगा, बताओ किसके केस होगा, किस पे केस नहीं होगा, एडमिशन पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन चाहिए क्या, ये सब केस आने की पूरी प्रोबेबिलिटी। डिसॉल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और वॉलंटरी डिसॉल्यूशन, 4 तरह के दे दिए इन्होंने। पहला, डिसॉल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, पर अंडरलाइन करो, कोर्ट का इंटरप्शन इसमें नहीं है। कौन सा डिसॉल्यूशन है भाई कुशाग्र? है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब कोर्ट का कोई इन्वॉल्व अपनी इच्छा से। वॉलेंटरी मतलब अपनी, लिख लो, अपनी इच्छा से। डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट सेक्शन 40, मतलब एक एग्रीमेंट बनाओ और फर्म को उठा के पहली फुर्सत में क्या कर दो? डिसॉल्व कर दो। ठीक है, एग्रीमेंट बना हुआ है, कोई लफड़ा ही नहीं। देखो एग्रीमेंट की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि 2 लोगों की शादी होती है और अगर शादी के टाइम वो एग्रीमेंट बना ले कि 3 साल से ज़्यादा हम साथ में नहीं रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली तलाक मान लिया जाता है। हाँ, कंफ्यूजन है? ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की मैरिज होती है इंडिया, अलाउड है। क्या मन की क्या इच्छा है आपकी? हाँ, लिटरली होती है। ठीक है, डिसॉल्यूशन, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन कब कब होगा? तीनों मर जाए, तीनों इंसॉल्वेंट हो जाए, तीनों पागल हो जाए, कोई बच्चा ही नहीं तो फर्म कौन चलाएगा भाई? तो कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। या however when more or one separate adventure or undertaking carried by the firm, the illegally of one more shall not itself cause the dissolution of firm in respect of lawful adventure। ये 3 लाइन में केस आ सकता है भाई। 3 फर्म चल रही थी या एक फर्म चल रही थी और 3 एडवेंचर थे। एक था रोड बनाने का, एक था ब्रिज बनाने का, और एक था मोदी जी की कटी हुई स्टेचू बनाने का, गर्दन कटी हुई। इलीगल हो गया, अलाउड नहीं है पीएम की ऐसे स्टेचू बनाना। तो तीसरा वाला अंडरटेकिंग इलीगल, बाकी 2 तो कंटिन्यू रहेंगे। तो तीसरी वाली के लिए फर्म ऑटोमेटिकली क्या मानी जाएगी? डिसॉल्व, क्योंकि आप कैसी एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हो वहां पे? इलीगल है ना। हमारे पीएम का हम बहुत सम्मान करते हैं, है ना। फिर डिसॉल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी। कंटीजेंसी में क्या क्या है देख लो। फर्म एक्सपायर्ड हो गई, फिक्स टर्म के लिए बनी थी, तो चलाओगे क्या? 2025 से 2027 पहले ही लिख दिया था ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। When the firm is constituted to carry out one or more adventure, then by completion thereof, death of a partner, अच्छा डेथ ऑफ अ पार्टनर लिखा है तो भी फर्म डिसॉल्व हो रही है। तो तुमको डाउट आना चाहिए यहाँ पे कि मैडम अभी तो आपने बताया था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ, मैंने हमेशा पढ़ा है कि एक पार्टनर के डिसॉल्व होने पर माना जाएगा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ना कि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। पर अगर आप चाहो तो एक पार्टनर की डेथ पर भी पूरे फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो, मना नहीं है, पर कंपल्सरी डिसॉल्यूशन भी नहीं है।
उसको एक्सप्लेन करके आना होगा ना साइड में। क्यों? अगर सिर्फ ये पॉइंट लिख दिया कि द डेट ऑफ द पार्टनर, फिर इसका भी ऊपर ही लिख दिया ना उनने, ऊपर ही लिख दिया ना, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर ऑफ फर्म कैन बी डिसॉल्व, वो हो सकती है, कंपल्सरी नहीं, खुद नहीं लिख दिया। एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर भी हो सकती है। डिसॉल्व बाय नोटिस एट विल, भाई विल है, इच्छा। आज मौसम अच्छा है, सब पार्टनर बैठ जाओ, फर्म को आज ही क्या कर देते हैं, डिसॉल्व। कौन आए सुबह से ठंड में, समझ में आ रही बात, हमारा मन ही नहीं है, गर्मियों में फिर पार्टनरशिप बना लेंगे, ठीक है भाई। फर्म को क्या कर दिया, उठा के डिसॉल्व, एक पार्टनर को नोटिस दे दिया, भाई फर्म आज से बंद। सबसे बढ़िया पार्टनरशिप, मूड पे डिपेंड करने वाली। 43, ठीक है भाई। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अब भाई ये सब तो अपनी इच्छा से हो गया। 44 बोलता है अब अपनी इच्छा से नहीं होगा। कहां से ऑर्डर लेकर आओ, कहां से ऑर्डर लेकर आओ, कोर्ट से। इंसेनिटी, कौन, पार्टनर। अब पार्टनर पागल हो गया, उसमें कोर्ट क्या करेगी यार, तुम ही डिसॉल्व कर दो ना, बताना पड़ेगा। शाबाश। क्योंकि ऐसे तो कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या बोल देगा, ये पागल पार्टनर है। तो ऐसे तो अच्छे भले को पागल डिक्लेयर कर दोगे, कोर्ट बोलेगी तुम मत डिक्लेयर करो, हम देखेंगे कि वो पागल है या नहीं है। परमानेंट इनकेपेसिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी। मिसकंडक्ट, आप आते हो रोज बेड वर्ड्स बोलते हो, हम संस्कारी घर के मनुष्य, हमें आदत नहीं है ऐसे शब्दों को सुनने की, हमको नहीं चलाना ऐसी पार्टनरशिप। पढ़ के बताऊं कि हेडिंग से समझ में आ रहा है कि पूरा पढ़ूं, कुशाग्र समझ में आ गया, बोल देना पढ़ना हो तो। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, आपने एग्रीमेंट तो बना लिया है पर आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे, तोड़ रहे हो, रोज तोड़ रहे हो। कोर्ट बोलेगी भाई क्या कर रहे हो, बनाई क्यों, लिखो परसिस्टेंट की जगह लिखो कंटिन्यूअसली आप एग्रीमेंट को तोड़ मरोड़ रहे हो, इसको पढ़ना पड़ेगा। वेयर अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर suing willfully or persistently commit breach of agreement relating to the management of affair or conduct of the business or otherwise so conduct himself in matter relating to the business that is not reasonably participable for other partner to carry on business in partnership with firm, then the court may dissolve the firm. Instance of any of the partner following comes into category of breach of contract. कौन कौन सी चीजों में ये माना जाएगा कि आपने एग्रीमेंट की बात नहीं सुनी। पहला केस बताओ, एम्बेजलमेंट मतलब चोरी, कीपिंग एरियस अकाउंट मतलब गलत अकाउंट रख रहे हो, होल्डिंग मोर देन कैश अलाउड, अरे भाई क्या कर रहे हो, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। रिफ्यूजल टू शो द अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, हाँ। पर होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड मतलब फर्म के अंदर जितना कैश रखा वो उनके पास है, फर्म में सारी बात किसकी हो रही है, पार्टनर तो अपनी जेब में करोड़ों रुपए लेके घूमे, उस पर इनकम टैक्स लगेगा, फर्म पे तो 40B के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स लगता है, इंडिविजुअली रिटर्न अलग फाइल होता है। बात किसकी चल रही है, फर्म की, ठीक है भाई। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, एक पार्टनर ने इंटरेस्ट बेच दिया, ABC 3 पार्टनर थे, अच्छी खासी कट रही थी, सुन रहे हो, ABC 3 पार्टनर थे, तीनों CA थे, फर्म कैसी चल रही होगी, बढ़िया। एक को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसने अपनी गर्लफ्रेंड जो KG सेकंड में 12 बार फेल थी उसके नाम पर इंटरेस्ट ट्रांसफर करके चलता बना। अब ये CA फर्म कहां से कहां आ गई, ये कहां आ गए, हम साथ चलते चलते, बाकी के पार्टनर गाना गा रहे हैं और वो बोल रही है ये क्या तकलीफ हो गई भाई, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ये तो चला गया। तो लॉ ने बोला ऐसी घटना ना हो तो हम इंटरेस्ट ट्रांसफर करने पर रेस्ट्रिक्शन है, अगर किसी पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, एक्सेप्शन। दूसरा, सेल मॉर्गेज और प्लेज करते हो तो बात अलग है, अपना इंटरेस्ट सेल करते हो, मॉर्गेज करते हो तो बात अलग। ऐसे बिना किसी रीजन के आप किसी को शेयर ट्रांसफर करके चलते नहीं बन सकते। बाय चांस सारे पार्टनर को परमिशन दे दी, उसके बाद
बाद भी हरकत होगी तो फिर हाँ देखो, सारे पार्टनर ने परमिशन दे दी तो सारे पार्टनर की गलती। तुमको नहीं दिख रहा हो केजे सेकंड में 12 बार फेल है, फिर तो तुम भुगतो तुम्हारे कर्मों का परिणाम। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं क्योंकि आईएमपी है। वेयर अ पार्टनर, एक पार्टनर ने गलती करी, क्या कर दी, अदर देन द पार्टनर स्यूइंग हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ द इंटरेस्ट इन द फर्म। उस पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को छोड़कर, दूसरे तो छूटेंगे ही ना, वो ट्रांसफर कर रहा है। थर्ड पार्टी हैज अलाउड हिज शेयर टू बी चार्ज्ड और सोल्ड बाय द कोर्ट इन द रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ लैंड और रेवेन्यू ड्यू टू अ पार्टनर, द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म एट द इंस्टेंस ऑफ एनी अदर पार्टनर। दूसरे पार्टनर बोल रहे हैं कि भैया इस फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि उसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, या उसका इंटरेस्ट, ऊपर का पॉइंट पढ़ो, तुमने ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, मैं एक बार रुक के पढ़ती हूँ। द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी। एक तो ये तो मैंने समझा दिया कि उसने अपना इंटरेस्ट किसी तीसरे पर्सन को क्या कर दिया था, ट्रांसफर। और हेज अलाउड हिज शेयर टू बी चार्ज और सोल्ड बाय द कोर्ट, या उसने कोर्ट को अलाउड कर दिया कि भाई मेरा शेयर क्या कर दो, बेच दो। चार्ज मतलब गिरवी रख दो, मतलब मेरा शेयर आपको ही मिलता रहेगा कब तक, जब तक कि मैं आपकी उधारी ना चुका। ऐसा उसने बोल दिया तो दूसरे पार्टनर बोलेंगे भाई इस फर्म को एक बार का क्या कर दो सर आप, डिसॉल्व। ठीक है, कंटिन्यूअस परपेचुअल लॉसेस, मतलब फर्म को लॉस हो रहा है, फर्म ने कभी प्रॉफिट का मुंह ही नहीं देखा है, 8-10 साल हो गए लॉस उठाते उठाते। इसके पहले कि कोई सुसाइड अटेम्प्ट करे, खत्म ही करो ना भाई, क्या कर रहे हो ऐसे बिजनेस को चला के। अब एक पॉइंट आता है जो दिखने में जितना सुंदर है समझने में उससे भी ज्यादा सुंदर है, जस्ट एन इक्विटेबल क्लॉज। वहां साइड में कहीं लिख लो, अकॉर्डिंग टू मॉरल रीजन। मॉरल रीजन समझते हो, कभी कभी हमको ऐसा लगता है, या कोर्ट में जज बैठा हुआ रहता है वो भी एक इंसान है, उसको लगता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, लॉ को साइड में रख भी दिया जाए तो भी जज के पास पावर है कि वो अपनी इच्छा से मानवता या पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन सुना सकता है। ये लॉ में लिखा हुआ, क्योंकि जज को लग रहा है कि यार लॉ कुछ और बोल रहा है पर मामला कुछ और है, तो जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड तब लगता है जज को लगता है। अब देखो जज को क्या क्या लग रहा है, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट काम का ही नहीं है, वेयर द पार्टनर आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। भाई चारों पार्टनर आते हैं, चार दिशा में बैठ जाते हैं, आपस में बातचीत ही नहीं है, ऐसी फर्म का क्या फायदा, आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं है, समझ रहे हो। लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम मतलब हमेशा लॉस ही चल रहा है, मानवता का भी हनन हो रहा है, मॉरलिटी टेंशन में चल रही है फर्म, गेम्बलिंग हो रही है वहां तो बैठकर, सट्टा जुआ चल रहा है बढ़िया साथ में, समझ गए, बहुत गलत एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म को क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व। कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है, लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ द पार्टनर डन आफ्टर डिसॉल्यूशन। बताओ क्या होगा अगर फर्म डिसॉल्व हो गई, तो पार्टनर की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी कि चलेगी, ठीक है चलेगी। क्यों, क्योंकि उन कामों के लिए जो शुरू तो हो गए थे पर अभी तक खत्म, तो पार्टनर की लाइबिलिटी कंटिन्यू मानी जाएगी, ठीक है क्लियर है। इसमें फिर एक एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड से पढ़ो, एक्सेप्शन लिखूंगा, प्रोवाइडेड दैट एस्टेट ऑफ अ पार्टनर हु डाइज or who is adjudicated and insolvent, or of a partner who had not having been known to the person dealing with the firm to be a partner, retire from the firm, is not liable under this section for the act done after the date on which he ceases to be a partner. इन तीन पर वो केस नहीं लगेगा। बाकी जो बचे हुए पार्टनर है वो चाहे फर्म डिसॉल्व भी क्यों नहीं हो जाए, उन कामों के लिए कंटिन्यूशन में पार्टनर माने जाएंगे जो शुरू तो हो गए थे पर अभी तक खत्म नहीं। तीनों को नोटिस की जरूरत नहीं है ना,
अरे भाई डेथ हो गई तो क्या पब्लिक नोटिस दे के मरेगा? बोले आज शाम को मैं मरने वाला हूँ, पब्लिक नोटिस दे रहा हूँ, आज के बाद से मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म। तो लॉ को भी समझ में आ गई ये बात, उसने लिख दी, है ना? अच्छा करा, नहीं करा, ये तो सबके कॉमन सेंस की बात है, पर लिखना पड़ता है, इंडिया है। नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 मे बी गिवन बाय एनी पार्टनर, इट सिक्स टू प्रोटेक्ट द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को सेटिस्फेक्शन हो गया कि भाई अगर फर्म कभी कल रात को अपन उठे और फर्म डिसॉल्व हो गई तो हम तो बचे हुए, क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी शुरू तो हो गई थी ना, भले ही फर्म अचानक से डिसॉल्व हो गई तो हमें तो हमारा पैसा मिल जाएगा 3 पार्टनर को छोड़कर। कौन से 3 को छोड़कर? जो मर गए, तीनों मर गए। 3 कौन कौन से? एक तो डिसीज्ड है, आज कुछ एक इंसॉल्वेंट और एक ऐसा पार्टनर जिसका नॉलेज नहीं हो किसने पार्टनरशिप फर्म छोड़ दी, पर दूसरी पार्टी को पता था काम करते समय किसने तो छोड़ दी। तो फिर लाइबिलिटी का है कि जब तुम्हें पता था तो क्यों आए यहाँ पे मरने के लिए, ऐसा बोलेगा वो। समझ गए? तीनों का नाम लिख के आ जाओगे, चलो बढ़िया। अब ये एग्जाम्पल पढ़ो, मजेदार है और इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। एग्जाम्पल 5 जोर से पढ़ना कुशाद। Section 1 who carried on business in partnership for several years executed on 1st December. A deed dissolving a partnership from the date but failed to give the public notice of dissolution. ठीक है। On December 20, X borrowed in firm's name a certain sum of money from R who was ignorant of the dissolution. In such case, buyer also would be liable for the amount because no public notice was given. ठीक है, समझ में आ गई बात? एक बार मैं समझाऊं कि आ गई? आ गई, ठीक है। However, there are exceptions to the rule in above example. Even where notice of dissolution has not been given, there will be no liability for subsequent act in case of estate of deceased partner, insolvent or dormant partner. मैंने अभी आपको बताया कि अगर अपने को पता है कि भाई ये डॉर्मेंट पार्टनर और हम उसके साथ डील कर लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमको तो पता ही था ना कि इसके साथ डील नहीं करनी है। इनएक्टिव पार्टनर के साथ डील करोगे तो उसको पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट लॉ ने नहीं रखी। किन 3 की? पहले ही पढ़ लिया, डिसीज्ड, इंसॉल्वेंट और डॉर्मेंट। इनको पब्लिक नोटिस दिए भी नहीं, अपनी लाइबिलिटी से क्या कर देते हैं, फ्री। इन तीनों को पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है। राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसॉल्यूशन, सेक्शन 46। On the dissolution of the firm, every partner or representative is entitled, as against all other partner or their representative, to have the property of the firm applied in the payment of debt and liability of the firm, and to have the surplus distributed among the partner. समझ गए? पहले चुकाओ बाहर की जिम्मेदारियां, फिर पैसा बचे तो आपस में बांट लो। कंटिन्यू अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ वांटिंग अप, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया, फिर से रिपीट है। आपकी लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगी उन काम के लिए जो शुरू तो हुए थे पर अभी तक खत्म नहीं हुआ। क्लियर है? 47। फिर उसके बाद प्रोवाइडेड से पढ़ो एक बार। मतलब कोई पार्टनर फर्म के नाम से पैसे लेगा जबकि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। नहीं समझो? प्रोवाइडेड दैट मतलब इसके बावजूद ये बताया गया है, द फर्म इज नो केस बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अ पार्टनर हु हैज बीन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट पर्सन जिस दिन दिवाला निकाल देता है
उसके बाद अगर वो कोई काम करता है तो उसके लिए फर्म जिम्मेदारी नहीं लेगी। पर अगर उस इंसॉल्वेंट पर्सन के बिहाफ पर कोई बंदा सामने आता है और जान करके बताता है कि मैं फर्म का अभी भी क्या हूँ, पार्टनर, तो फिर जिम्मेदारी बन जाएगी। देखो, provided that the firm is no case bound by the act of partner who has been adjudicated insolvent, but this proviso does not affect the liability of any person who is after adjudication, मतलब इंसॉल्वेंसी हो चुकी है, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, नोइंगली परमिटेड हिमसेल्फ, या जानबूझकर ऐसा बताता है क्या, टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर ऑफ इंसॉल्वेंट। अपने आप को अभी भी पार्टनर, भैया जब तुम इंसॉल्वेंट हो गए हो तो क्यों काम कर रहे हो, तो बोले हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो इंसॉल्वेंट हो गए, और हम अगर काम करते भी हैं तो फर्म बाइंड नहीं करेगी। पर हमने क्या करा, हमने काम नहीं करा, हमारे एक फ्रेंड को बोल दिया कि तू ऐसा बता जैसे तू अभी मेरे बिहाफ पर काम कर रहा है, तो फिर फर्म की लायबिलिटी नहीं है, वो बंदा पर्सनली लायबल हो। फर्म क्यों लायबिलिटी लेगी भाई, वो बंदा फिर पर्सनली लायबल होगा। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट सेक्शन 48। बताओ क्या करें, अगर लॉसेस हैं तो शेल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट। लॉसेस है तो किस में से पे करोगे पहले, फिर नेक्स्ट आउट ऑफ द, और फिर अगर पैसा कम पड़े तो पार्टनर को बोलेंगे भाई लेके आओ। द असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग सम, अगर हम असेट्स बेचेंगे तो पहले क्या चुकाएंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी, फिर कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, और उसके बाद भी बचा तो आपस में बांट के खत्म कर देंगे। क्लियर है। पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड सेपरेट डेट सेक्शन 49। पेमेंट ऑफ डेट एंड सेपरेट डेट। देखो, मान लो फर्म के पास बहुत सारी एसेट्स है, तो बताओ फर्म की एसेट्स बेचकर क्या करोगे, क्या करोगे, आउटसाइडर लायबिलिटी चुकाओगे। पहले खुद की लायबिलिटी चुकाओगे कि फर्म की, फर्म की। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास, फर्म के पास कम पैसा है और आपको फर्म का हिसाब किताब चुकता करना है, तो आपकी पर्सनल एसेट्स बेचनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टनरशिप में कौन सी लायबिलिटी कॉन्सेप्ट होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट। लेकिन वो पार्टनर रो रहा, हमने पूछा भाई क्यों रो रहा है, उसने बोला देखो सर, माना कि अपनी फर्म लॉस में चली गई और आप मुझे बोल रहे हो कि अपना घर बेच, पर आपको पता है कि मेरी बेटी की शादी में मैंने 500 करोड़ रुपए कर्जा कर लिया था, तो अभी मेरा कर्जा ही नहीं चुका है, तो मैं फर्म का कैसे चुकाऊं। तो कोर्ट में जब ये केस जाता है और अगर किसी पार्टनर की पर्सनल एसेट से उसकी पर्सनल लायबिलिटी ज़्यादा है, तो कोर्ट ऑर्डर देती है कि पहले आप अपनी पर्सनल लायबिलिटी चुकाओ, फिर फर्म की चुकाओ। ये है पैराग्राफ। क्लियर है।